वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th मैथ्स में लास्ट चैप्टर, आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर क्लास में पढ़ाया जाता है। आपने कुछ 8th में भी पढ़ा, कुछ 9th में पढ़ा, कुछ 10th में पढ़ा, अब 11th में पढ़ेंगे, 12th में और अधिक है। फिर अपर क्लासेस में आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ करेंगे तो वहाँ भी आपको स्टेटिस्टिक्स, सांख्यिकी के अंदर प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जाएगी। अलग से भी प्रोबेबिलिटी की बुक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो क्या है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या है? यह संभावनाओं की गणित, ठीक है। आज वर्षा हो सकती है, आप फिक्स नहीं कह सकते। वेदर फोरकास्ट तो होती है पर होगी कह नहीं सकते। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस देयर में बी द रेन टुडे, ठीक है, पर कोई जरूरी नहीं कि रेन हुई हो, ठीक है डियर। आप मैच खेलने जाते हैं, बच्चे अपनी टीम बना के ग्राउंड में जाते हैं और जैसे माना क्रिकेट मैच आप खेलना चाहते हैं, आपने 2 टीम बनाए, एक टीम का कैप्टन ये है, दूसरी टीम का कैप्टन ये है, ठीक है। अब आप टॉस करते हैं, पहले कौन बैटिंग करेगा या पहले कौन बॉलिंग करेगा। तो एक बोलेगा, दूसरा उसको टॉस करेगा। तो माना एक कैप्टन ने हेड कहा तो संभावना है ना, हेड आने की संभावना हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो एक संभावना है, ये संभावना की मैथमेटिक्स है ये, ठीक है ना। और उस संभावना की मैथमेटिक्स को जब हमने उस संभावनाओं की गणना को जब हमने मैथमेटिक्स के रूप में स्टार्ट किया, प्रारंभ किया, तो वही क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी बन गई। इसका इतिहास अपने आप में बड़ा रोमांचक है डियर स्टूडेंट। 1654 में एक सेविलियर डी मेरे, एक जुआरी हुई फ्रांसीसी, ठीक है, वो एक गैम्बलर थे, सेविलियर डी मेरे। वो गैम्बलर थे, जुआरी थे, जुआ खेलते थे और डाइस से रिलेटेड खेलते थे। डाइस आप जानते हैं, जैसे आप सांप सीढ़ी खेलते हैं तो उसमें 6 फेसेस का एक क्यूब होता है, 1 2 3 4 5 6, और उसको आगे चला के आप गेम खेलते हैं। तो उस पर रिलेटेड जो है जुआ खेलते थे। तो उनके एक मैथमेटिशियन थे परिचित, एक फ्रांसीसी मैथमेटिशियन, वो मैथमेटिशियन भी थे और फिलोसफर भी थे, दार्शनिक, ब्लेज पास्कल। आपने पास्कल का नाम सुना होगा, यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब का मात्रक आप लिखते हैं पास्कल, ठीक है। तो इसी साइंटिस्ट के नाम से वो पड़ा हुआ है। तो ये मैथमेटिशियन भी थे, फिजिसिस्ट भी थे, फिलोसफर भी थे। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना अपनी ये प्रॉब्लम उन तक पहुंचाई जाए कि मेरे जीतने की संभावनाएं क्या हैं, कितनी हो सकती हैं, क्या कुछ मैथ्स में ऐसा हो सकता है, क्या आप मुझे बता दें, क्या आप जीत जाएंगे, नहीं जीतेंगे, क्या होगा। ये सब लेकर के वो पास्कल के पास गए, फ्रांसीसी मैथमेटिशियन के पास, ब्लेज पास्कल के पास। तो फिर पास्कल ने इस प्रॉब्लम को एडमिट किया और उन्होंने सोचा, इस पर काम किया। और पियरे द फार्मा, ये भी मैथमेटिशियन है, साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है। इन्होंने और पास्कल ने, मतलब फार्मा और पास्कल ने फिर इस पर काम शुरू किया, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी थ्योरी दी, प्रायिकता का सिद्धांत दिया, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। यहीं से प्रायिकता का जन्म हुआ। उसके बाद इटालियन मैथमेटिशियन ने एक बुक लिखी, इस पे बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस, 1663, बुक्स ऑन गेम्स ऑफ चांस, ठीक है। चांस वाले जो गेम हैं उन पर बुक लिखी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो फिर इस थ्योरी का विकास हुआ आगे जाकर के, और मूल रूप में आपके पास जो जो प्रिंसिपल आते हैं प्रोबेबिलिटी के, एक है प्रायिकता का पुरातन सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपने प्रोबेबिलिटी छोटी क्लासेस में पढ़ा है। प्रायिकता बराबर आप पढ़ते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या,
फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। जैसे मैं कहूँ इसका मतलब क्या हुआ, आपने लूडो फेंका, ठीक है, और आपने कहा कि इवन नंबर आएगा, ठीक है। अब लूडो फेंक रहे हैं, डाइस फेंक रहे हैं आप, और आप क्या चाह रहे हैं, इवन नंबर आए। तो इवन नंबर कौन कौन होते हैं उसमें, 2, 4 और 6। तो फेवरेबल आउटकम, अनुकूल परिणाम आपके लिए हो गए 2, 4 और 6। 2 भी आता है तब भी आपकी बात हो गई, 4 भी आता है तब भी आपकी बात हो गई, 6 आता है तब भी आपकी बात हो गई, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कुल परिणामों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कौन कौन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये टोटल आउटकम्स है। तो फेवरेबल आपके 2, 4, 6 हुए और टोटल आउटकम्स आपका 1 to 6। तो यहाँ 3 आ जाएगा, 2, 4, 6, 3 नंबर हो गए और टोटल कितने हो गए, 6, 3/6, प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2। तो इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रायिकता का पुरातन सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 9th क्लास में आपने भी प्रोबेबिलिटी निकाली है, वहां क्या है, स्टेटिस्टिकल अप्रोच है, प्रायिकता का सांख्यिकीय दृष्टिकोण है। वहां डाटा और ऑब्जर्वेशन एंड डाटा के आधार पर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। और जो आप यहां पढ़ेंगे क्लास 11 में, ये इस वाले प्रिंसिपल को आप पढ़ेंगे, प्रायिकता का अभिग्रही दृष्टिकोण, एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एक रशियन मैथमेटिशियन हुए A.N. कोल्मोग्रोव, ठीक है, A.N. कोल्मोग्रोव, उन्होंने एक बुक लिखी प्रोबेबिलिटी पे, प्रायिकता का आधार, फाउंडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। उसमें उन्होंने इस प्रिंसिपल का जिक्र किया, इस सिद्धांत के बारे में बताया, एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। आगे जब हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब जानने से पहले, ये अप्रोच जानने से पहले डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूं रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक परीक्षण, यादृच्छिक परीक्षण, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, यादृच्छिक परीक्षण क्या हुआ, यहां हम यही काम करेंगे, इसी थ्योरी के आधार पर यहां काम करेंगे। तो यादृच्छिक परीक्षण हुआ कि जिस पर हमारा बस न हो, हम चाह रहे हैं लूडो फेंकने पे कि 2 आ जाए, तो 2 पकड़ के रख दिया। जैसे आपने देखा होगा महाभारत, आपने देखा, ठीक है, तो वहां भी एक गैम्बल चलता है, एक जुआ वहां भी चलता है, ठीक है। शकुनी के पास पासे होते हैं, डाइस होते हैं, और जो शकुनी कह रहा है वही पढ़ रहा था। आपने पूरी महाभारत की कथा आप जानते होंगे, उस पर एक महाभारत एक सीरियल भी आया, बड़ा इंटरेस्टिंग सीरियल रहा, ठीक है। तो उसमें शकुनी के शकुनी के जो पासे हैं, वो डाइस हैं, उनकी बड़ी चर्चा है। वो चलते हैं कैसे, शकुनी के बोल पर, ठीक है। इसका मतलब वो जो परीक्षण है वो यादृच्छिक परीक्षण नहीं है, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। आपने डाइस फेंका, आप संभावना तो व्यक्त कर सकते हैं कि 4 पड़ जाए, 6 पड़ जाए, 1 पड़ जाए, 2 पड़ जाए, जो आप चाह रहे हैं वो पड़ जाए, परंतु कोई जरूरी नहीं कि वो आया है, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, उनको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक हो गया। आपने एक शोले फिल्म देखी होगी, शोले फिल्म बहुत प्रसिद्ध हुई, उसमें जय और वीरू 2 फ्रेंड हैं, ठीक है। तो जब लड़ाई की बात आती है, ठीक है, जो लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, डकैतों से जो लड़ने की बारी आई, तो एक फ्रेंड ने कहा कि भाई नहीं, आप नहीं जाओगे मैं जाऊंगा, एक ने कहा नहीं आप नहीं जाएंगे मैं जाऊंगा। तो दोनों फ्रेंडों में आपस में बहस होने लग गई, जय और वीरू के बीच में बहस होने लग गई। एक कह रहा मैं जाऊंगा, दूसरा कह रहा मैं जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है टॉस करते हैं। उन्होंने कहा चलो जो जीतेगा
जो जीतेगा वही जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो टॉस हुआ, उन्होंने कहा हेड, हेड वाला जाएगा, उसमें गिरा है। ठीक है। बाद में जब वो उस 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 डकैतों के साथ जो उनकी मुठभेड़ हुई, जो मारा गया, तो बाद में उसकी जेब से जब क्वाइन निकला तो उस क्वाइन पर दोनों तरफ हेड हेड था। ऐसा सिक्का बनाया गया था कि दोनों तरफ उस पर चित है। ऐसा नहीं होता है। सिक्का कैसे होता है, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। तो वो जो क्वाइन था, वहां आप हेड गिरने की जो संभावना थी वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, यादृच्छिक परीक्षण नहीं था। मैं मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। ठीक है, गणित के दृष्टिकोण से उस घटना की व्याख्या कर रहा हूं। ठीक है, आगे आएंगे, आगे हम बताएंगे बाइस्ड, बाइस्ड था वो। ठीक है ना, वो क्वाइन कैसा था, बाइस्ड था, जिसमें पहले से मालूम है कि ये आने वाला है। तो उसको आप रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे, यादृच्छिक परीक्षण नहीं कहेंगे। एक एग्जांपल और देता हूं। एक बैग है, उसमें बॉल है, कुछ रेड है और कुछ व्हाइट बॉल है। ठीक है, बॉल अंधेरे कमरे में माना रखा हो, एकदम गुप्त अंधेरा कमरे में है, और उस बैग के अंदर से एक बॉल निकालनी है। अंधेरा है, कमरे में कुछ दिख नहीं रहा है। बॉल बॉल उस बैग के अंदर भरी हुई है। रेड, दो कलर की बॉल है, रेड और व्हाइट, लाल और सफेद रंग की बॉल है। आपने एक बॉल निकाली, अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा। अब आप हाथ डाल करके बॉल निकालेंगे, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि लाल बॉल निकली। ठीक, अब जब एक बॉल आप निकालेंगे, क्योंकि आप देख के नहीं निकाल रहे हैं, आप तो अंदाज से तो निकाल रहे हैं, अंधेरे में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, दैट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट, वो यादृच्छिक परीक्षण हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। रात का समय है, ठीक है, और एट ए टाइम लाइट चली गई, अंधेरा हो गया कमरे में। अब आप खोज रहे हैं माचिस, यहां हो सकती है, कहां हो सकती है, तो वो भी अपने आप में आप कह सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के कैटेगरी के अंदर उसको आप रख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि कौन चीज कहां रखी हुई है। तो जब कोई घटना हो रही है बिना आपके जाने, ठीक है ना, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक, एक एग्जांपल और देता हूं। आपने डाइस फेंका, एक पासा फेंका, उस पर 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कोई भी चीज आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। आप केवल एस्टिमेट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, पर एग्जैक्टली मैं कहूं कि 2 ही आए, वास्तव में 2 ही आए, तो चांस है, वो जरूरी नहीं कि 2 ही आए। ठीक है, तो उस पर हमारा बस नहीं है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे इवेंट आपकी यादृच्छिक परीक्षण कहलाते हैं। ठीक है, तो सारी प्रोबेबिलिटी इज ए गेम ऑफ चांस। ठीक है, चांस का खेल है ये, संभावनाओं का खेल है ये। ठीक है दोस्तों, तो इन टर्मिनोलॉजी को आप समझ लीजिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट जैसे आप कहते हैं, एक कॉइन आपने टॉस किया, ठीक है, अब आप चाहते हैं, यदि आप हेड निकालना चाहते हैं तो आ जाएगा हेड ही, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। ठीक है, दूसरी चीज डियर स्टूडेंट इसमें आता है परिणाम और प्रतिदर्श समष्टि। परिणाम और प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, परिणाम और प्रतिदर्श समष्टि, आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस, आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस। आउटकम एंड सैंपल स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है।
किसी यादृच्छिक परीक्षण के किसी संभावित नतीजे को परिणाम कहते हैं। परिणाम क्या? आउटकम। आपने आपने एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आया या टेल आया, तो हेड 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 आना क्या है? हेड आ गया, चित आ गया, वो परिणाम है। टेल आ गया, वो परिणाम है। ठीक है। और समष्टि क्या हुआ? प्रतिदर्श समष्टि क्या हुआ? सैंपल स्पेस किसको कहेंगे? हेड और टेल को। ठीक है। इस पूरे को आप प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। आप लिख देंगे हेड और टेल। ये प्रतिदर्श समष्टि। हेड आएगा वो क्या है? परिणाम। टेल आएगा परिणाम। पर टोटल कितने इवेंट होंगी? हेड और टेल। टोटल इवेंट अपने आप में किसके अंदर आएंगी? प्रतिदर्श समष्टि के अंदर। ठीक है। दूसरी बात एग्जांपल देता हूं सैंपल स्पेस की। आप एक डाइस टॉस कर रहे हैं, एक पासा फेंक रहे हैं आप, तो क्या क्या आ सकता है? आपके पास आ सकता है 1 2 3 4 5 6। वो जो डाइस है, वो जो पासा है, उस पर ये संख्याओं में से कोई संख्या आ सकती है। तो ये पूरा जो हो गया, दिस होल इज प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस है ये। ठीक है। और इसमें घटना क्या है? घटना क्या हो सकती है? 1 आना घटना हो सकती है, कोई आउटकम। 2 आना आउटकम हो सकता है। 3 आना घटना या आउटकम हो सकता है। इवन नंबर आना आपका आउटकम हो सकता है। 2, 4, 6 में से कोई आ गया, या और नंबर आना आउटकम हो सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसमें आपको परिणाम और प्रतिदर्श समष्टि को जानना बहुत आवश्यक है डियर स्टूडेंट। ठीक है। और उसका कोई एक पॉइंट, प्रतिदर्श समष्टि का कोई एक पॉइंट, उसे कहते हैं प्रतिदर्श बिंदु। कोई भी एक पॉइंट, यह है प्रतिदर्श बिंदु, सैंपल पॉइंट, प्रतिदर्श बिंदु। ठीक है। तो सबसे पहले हमें सीखना है डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज 16.1 के अंदर हम सबसे पहले सीखेंगे सैंपल स्पेस बनाना, प्रतिदर्श समष्टि बनाना। क्या होता है प्रतिदर्श समष्टि? वो मैंने एग्जांपल से आपको बता दिया। कुछ आपके माइंड में बात बैठ गई होगी। अब जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि के क्वेश्चन यहां पर होते हैं। प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस बनाना आपको आ गया तो समझ लो कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है, क्योंकि इसी पर ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी है। प्रायिकता का अभिगृहित सिद्धांत, एक्जियोमेट्रिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, इन्हीं चीजों पर निर्भर करती है। ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखता हूं। पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का। सैंपल स्पेस बनाना है, प्रतिदर्श समष्टि बनाना है। प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। अब कॉइन को 3 बार उछाला, पहली बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा डियर स्टूडेंट? प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि क्या बन जाएगा? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा? आप देखिए एस, यदि मैं प्रतिदर्श समष्टि को एस से बोलूं तो क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट? देखिए एक सिक्का 3 बार उछाल रहे हैं ना, एक कॉइन को 3 टाइम टॉस कर रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है? क्या क्या आ सकता है? तीनों टाइम हेड 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 आ सकता है। तीनों बार हेड आ गया, ऐसा हो सकता है। पहली बार टॉस किया, देखा हेड आ गया, दूसरी बार टॉस किया, देखा हेड आ गया, तीसरी बार टॉस किया, देखा हेड आ गया। ये हो सकता है, पर ऐसा एक ही बार होगा। ठीक होगी। और ये हो सकता है कि 2 बार हेड आया और 1 बार टेल आया। हेड, पहली बार फेंकने में हेड, दूसरी बार फेंकने में हेड, तीसरी बार फेंकने में टेल आ गया। या ये हो सकता है कि पहली बार फेंकने में टेल आया, दूसरी बार फेंकने में हेड आया, तीसरी बार फेंकने में हेड आया।
या ये हो सकता है कि पहली बार फेंकने में हेड आया, दूसरी बार फेंकने में टेल आया, तीसरी बार फेंकने में हेड आया। तो दो हेड तीन तरीके से आ सकते हैं, हेड टेल या टेल हेड या हेड टेल हेड। ठीक है, अब ठीक है, हम संभावनाएं देख रहे हैं ना, तीन हेड हो सकते हैं, दो टेल आ सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, कोई एक आएगा ना, या तो ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा ये आएगा, पर बन क्या रहे हैं, संभावना ही बन रही है ना, इसीलिए तो इसका नाम क्या है, प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, ये तो आउटकम है या सैंपल पॉइंट हो गया, प्रतिदर्श बिंदु। पर प्रतिदर्श समष्टि क्या है, पूरी क्या संभावना हो सकती है, उनकी हम गणना कर रहे हैं। तीनों हेड आए, दो हेड आ सकते हैं, या केवल एक हेड पड़ा, एक हेड पड़ा तो तब क्या पड़े होंगे, दो टेल आए होंगे, या पहला टेल आया, दूसरा टेल आया, तीसरा हेड आया। या ये हो सकता है कि पहला टेल आएगा, दूसरा हेड आएगा, तीसरा टेल हो सकता है। ठीक है ना, ठीक है, थ्री हेड, टू हेड, तो टू हेड तो एक टेल होगा ही, वन हेड, एक हेड आएगा तो टू टेल आएंगे। ठीक है ना, और क्या हो सकता है कि हेड एक बार भी ना आए, तीनों समय पर टेल 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 आ सकते हैं, तो ये बन गया प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, और प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक पॉइंट अपने आप में क्या है, प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक पॉइंट अपने आप में क्या है, वो एक आउटकम है, एक परिणाम है। ठीक है, तो ये हुआ, इसको कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक परीक्षण। यादृच्छिक परीक्षण क्यों, क्योंकि हमको नहीं मालूम, पता नहीं कौन आता है। ऐसा नहीं है कि हमने कहा सिक्के में पहले में हेड गिरो, हेड ही गिरा, दूसरी बार फेंका हेड गिरो, हेड ही आया, तीसरी बार फेंका हेड गिरो, हेड ही आया। ऐसा तब हो सकता है जब क्वाइन के दोनों तरफ हेड हेड हो, और ऐसा तो क्वाइन होता नहीं। ठीक है, तो समझ गए आप, तीनों हेड आ सकते हैं, तीनों टेल भी पड़ सकते हैं जब एक सिक्के को तीन बार उछाला। या ये हो सकता है कि दो हेड और एक टेल पड़ा। अब दो हेड और एक टेल पड़ने की अलग अलग बातें हो सकती हैं, या तो पहले पर हेड पड़ा, दूसरे पर हेड भी पड़ा, और तीसरे पर टेल पड़ गया। या ये हो सकता है कि पहली बार में टेल पड़ गया, फिर हेड पड़ गया, फिर हेड पड़ गया। या ऐसा हो सकता है कि पहली बार जो क्वाइन फेंका, क्वाइन टॉस किया, उस पर हेड पड़ा, दूसरे पे टेल पड़ा, तीसरे पे हेड पड़ा। या ये हो सकता है कि पहले पे हेड पड़ा, दूसरे पे टेल पड़ा, तीसरे पे भी टेल पड़ा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। या ये हो सकता है पहले पे टेल पड़ा, दूसरे पे टेल पड़ा, तीसरे पे हेड पड़ा, या पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, या टेल टेल टेल। तो आप एक हिसाब से चलिए जिससे गलत ना हो, तीन हेड, दो हेड, एक हेड, कोई हेड नहीं। ठीक है, अब दो हेड, तीन हेड में तो एक ही संभावना है, दो हेड पड़ने की तीन संभावनाएं हो सकती है, या तो ऐसा पड़ेगा, या इस रूप में पड़ेगा, इस रूप में पड़ेगा। एक हेड पड़ने की भी तीन प्रकार से एक हेड पड़ सकता है, या तो शुरू में पड़ रहा है, या तो लास्ट में पड़ा, या बीच में आया। ठीक है, बीच वाले सिक्के पे, या कोई हेड नहीं पड़ा, मतलब तीनों टेल पड़े। तो ये बन गया सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें टोटल पॉइंट, कुल परिणाम, टोटल आउटकम 8 है। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक क्वाइन पर हेड और टेल, दो संभावनाएं हैं, दूसरे क्वाइन पर भी दो संभावनाएं, तीसरे क्वाइन पर भी दो संभावनाएं। तो कुल सैंपल स्पेस में जो पॉइंट होंगे, सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि में जो कुल बिंदु होंगे वो होंगे 8। तो देखो 8 आ गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक पासा दो बार उछाला गया है, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, डाई को दो बार फेंका गया है, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, टू टाइम्स। यदि एक बार डाई फेंका गया, यदि एक बार डाई फेंकने में क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट, एक बार डाई फेंकने में क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6। वन टाइम जब डाई फेंका तो इनमें से कोई आ सकता है, दूसरी बार भी डाई फेंका तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, इनमें भी कुछ आ सकता है। ठीक है, इनमें से कुछ आ सकता है, इनमें से कुछ आ सकता है, दो बार फेंकेंगे,
एक बार फेंकने में इनमें से कोई नंबर आ सकता है, दूसरी बार फेंकने में कोई नंबर आ सकता है। पर सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एक पासा 2 बार उछाला गया है तो एक साथ जोड़ करके देखना है ना क्या क्या हो सकता है। तो प्रतिदर्श समष्टि आप जानते हैं, प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस क्या बनेगा स्टूडेंट, आप देखिए यदि मैं ऐसे दिखाऊं, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन जब आप करेंगे ना तो एक तरीके से करो उसको, एक सिस्टम से, जिससे आगे गलती ना हो। जैसे मैंने इसको किया, अब आप आगे पीछे कर देंगे तो आपसे कुछ छूट सकता है, ठीक है ना। तो इस रूप में करते हैं कि माना मैंने सोचा कि पहले पासे पे 1 आया होगा, 1 आया, आपने डाई थ्रो किया, देखा आपने 1 आ गया, ठीक है। फिर वो डाई फिर आपने फेंका, हो पासा फिर फेंका, तो क्या क्या हो सकता है, 1 आ सकता है फिर उस पर। या जब पहले पासे पे 1 आ गया था, पहले पासे पे जो 1 आ गया था तो मैंने फिर दूसरा पासा फेंका तो उस पर 1 भी आ सकता है, उस पर 2 भी आ सकता है, उस पर 3 भी आ सकता है, उस पर 4 भी आ सकता है, उस पर 5 भी आ सकता है, उस पर 6 भी आ सकता है। पहले मैं बैरिक किसको करा रहा हूं, दूसरे वाले को। पहला पासा फेंका और देखा उस पर 1 आ गया, ठीक हो गया। अब मैंने दूसरा पासा फेंका तो दूसरे पासे को फेंकने पे इनमें से कोई भी आ सकता है, तो माना 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। पहले पासे पर 1 आया था और दूसरे पे क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 में से कोई आ सकता है। काम पूरा हो गया क्या, नहीं हुआ। फिर आप देखिए पहले पासे पर मैंने क्या कहा, पहले भी 1 आया था, कोई जरूरी नहीं कि 1 ही आए, हो सकता है कि 2 आए, ठीक है। पहला पासा जब मैंने फेंका तो उस पर पहले चांस मैंने क्या लिया 1 का, हो सकता है 1 आ जाए, तो 1 के साथ दूसरे पे क्या क्या आ सकता है, ये आ सकता है। अब माना पहले पासे को जब मैंने थ्रो किया तो उस पर माना 2 आया, 2 आया, आ गया 2। अब फिर दूसरा पासा फेंका तो उस पर क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, समझ, ठीक हो गया ना। अच्छा, ठीक है। अब पहले पासे पर मैंने क्या कहा शुरू में, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, पर 3 भी तो आ सकता है। जब पहला पासा फेंका तो हो सकता है उसको पहली बार में 3 आ गया हो, तो 3, ठीक है, पहले पासे पे 3 आ गया। अब दूसरे पे क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। काम पूरा हुआ, अरे नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले पासे पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता हुआ तब मैं पहुंच गया। तो पहले पासे पे 4 भी तो आ सकता है, जब मैंने पहली बार पहला पासा टॉस किया तो उस पर 4 भी तो पड़ सकता है। अब संभावना है ना ये, तो पहले पासे पे 4 आया, दूसरे पे क्या आ सकता है, तो दूसरा भी फिर टॉस किया, उस पर 1 2 3 4 5 6 में कुछ भी आ सकता है। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है डियर स्टूडेंट। पहले पासे पर मैंने देख लिया 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। पहले पासे को जब फेंका था तो 5 भी तो आ सकता है, तो माना 5 आ गया, 5, तब फेंका दूसरा पासा, दूसरा डाई जब थ्रो किया उस पर क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, ठीक है। तो पहला पासा थ्रो किया, पहला डाइस थ्रो किया आपने, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, ये सब दिखा दिया। 6 भी आ सकता है,
तो पहले पासे पर 6 आया, दूसरे को जब आपने टॉस किया तो क्या हो सकता है, 1 भी आ सकता है, उस पर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो 6-1 6-2, पहले पासे पर 6 आया, दूसरे पर 2 आया, पहले पासे पर 6 आया, ठीक है, दूसरे पे 3 आया, पहले पासे पर 6 आया था, दूसरे पे 4 आया, पहले पासे पर 6 आया, दूसरे पे 5 आया था, पहले पासे पर 6 आया, दूसरे पे भी 6 आया। बस होगी कहानी पूरी। पहले पासे पर भी 1 2 3 4 5 6 सब आ गए और दूसरे पासे पे भी ऐसा आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो टोटल कितना हुआ, सैंपल स्पेस में कुल आउटकम्स कितने हैं, टोटल पॉइंट्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36। Total number of the points on sample space are 36। इस सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम कितने हो गए, 36 हो गए। यहां पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 36, और यहां पर ऐसा भी लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ द एलिमेंट इन सैंपल स्पेस विल बी 8। और इसमें 36 कैसा हुआ, इसमें कितने पॉइंट है, 6, इसमें कितने पॉइंट है, 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 6 × 6 दैट इज इक्वल टू 36। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है 1 मार्क्स का, ठीक है, कि 2 डाई आपने टॉस किए तो टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, या सैंपल स्पेस में कुल कितने पॉइंट हो सकते हैं, तो इतना बनाने की जरूरत नहीं है। NS इक्वल टू 6 × 6, पहले पे 6 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, दूसरे पर भी 6 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, दोनों का मल्टीप्लाई करके 36 है। आइए बोला जाए कि कौन कौन पॉइंट होंगे, जैसे सैंपल स्पेस बनाइए, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था तब आपने ऐसा लिखना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाना सीखिए, ठीक है, जब सैंपल स्पेस बनाना आपको आ जाएगा तब आउटकम्स, ठीक है, परिणाम क्या क्या हैं, तो उसके हिसाब से आगे प्रोबेबिलिटी पर चर्चा करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू।